Assalamualaikum Nazreen, Abish narrates here. Today I'm going to explain French horror drama film जिसका नाम है दे कैम बैक। इसलिए ध्यान से सुनिएगा। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। मूवी का स्टार्ट फ्रेंच के एक गुमनाम टाउन से होता है जहाँ के कब्रिस्तान से बहुत से मुर्दा हुए वे लोग जिंदा होकर बाहर की तरफ आ रहे थे। वो सब मुर्दा लोग बहुत कामली रोड पर चल रहे थे, जबकि वहाँ पर पहले से खड़े लोग उन्हें हैरत से देख रहे थे। जब उनका क्राउड बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है तो टाउन कौंसल एक मीटिंग रखती है ताकि इस मसले पर बात की जा सके। कौंसल के लोग भी बाकी आम लोगों की तरह बहुत ज्यादा परेशान थे। अब वहाँ का लीडर बताता है कि दुनिया में हर जगह इस वक्त यही हालत है, लेकिन कोई नहीं जानता कि मुर्दा लोग जिंदा होकर वापस क्यों आ रहे हैं। अब ये अंदाजा लगाया जाता है कि तकरीबन 70 मिलियन मुर्दा आदमी और औरतें पूरी दुनिया में जिंदा हो चुके हैं और ये काउंटिंग बढ़ती ही जा रही है। अब अकेले इस टाउन में तकरीबन 13,000 लोग जिंदा होकर वापस आए थे। अब कब्रिस्तान से यूं मुर्दा लोगों का आना 2 घंटे तक जारी रहा। अब बज़ाहिर इस क्राउड में वो वुमेन्स और मेन थे जो तकरीबन पिछले 10 साल में मरे थे। अब डेथ रजिस्टर से ये भी पता लगाया जाता है कि जो लोग जिंदा हुए हैं वो तमाम एजेस के लोग हैं, लेकिन 65% से ज्यादा लोग वो हैं जिनकी एज 60 ईयर्स से ऊपर है। अब एक और बात जो पता चलती है वो ये थी कि इन सब की हेल्थ कंडीशन मरने से पहले से ज्यादा बेहतर हो चुकी थी। अब उन तमाम लोगों को वेयर हाउसेज में रखा जाता है ताकि उनकी पहचान की जा सके और फिर उन्हें वापस अपनी फैमिलीज में भेजा जा सके, क्योंकि अब वो नेशन के सिटीजन्स थे और वो भी अपने राइट्स डिजर्व करते थे। अब मीटिंग में ये बोला जाता है कि इन सबको 3 से 6 मंथ तक फैसिलिटी में रखा जाएगा और फिर मीटिंग खत्म हो जाती है। अब फैसिलिटी के वर्कर उनकी रिहाइश का इंतजाम करने लगते हैं। वो उनके जेंडर्स और एज को मद्देनजर रखकर उनके बेड तैयार करते हैं। अब उन मुर्दा लोगों में एक लीडर की वाइफ मार्था भी थी। उसे लीडर के पास लाया जाता है। वो उसे देखने से इनकार कर देता है और घर की तरफ भेज देता है। अब कौंसल का एक मेंबर जिसका नाम था ईशाम, उसका 6 साल का बेटा कुछ साल पहले मर गया था। अब वो और उसकी वाइफ फैसिलिटी के वर्कर के पास आते हैं और बच्चे के बारे में पूछने लगते हैं। अब वो देखते हैं कि बहुत से लोग जो वापस आए थे उनके टेस्ट और इंटरव्यूज हो रहे हैं। वो तमाम लोग दूर तक देखते रहते हैं और ऐसा लगता है जैसे उनमें कोई इमोशंस ही नहीं है और वो तब तक बात नहीं करते जब तक उनके सामने कोई पहले बात ना शुरू की जाए। अब ईशाम अपने बेटे सलमान की पिक्चर उस वर्कर को दिखाता है और वो उन्हें वेट करने के लिए बोलता है। अब वो उन्हें बताता है कि वो अपने बच्चे को घर ले जा सकते हैं और अगर अभी उसे अपने साथ रखने के लिए तैयार नहीं है तो उसे यहाँ छोड़ सकते हैं। बच्चे को जब पेरेंट्स के सामने लाया जाता है तो वो लोग शॉक्ड हो जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है लीडर और उसकी वाइफ की तरफ। लीडर अब पहली बार अपनी मरी हुई बीवी से मिल रहा था। वो ऐसे एक्ट कर रही थी जैसे वो कभी यहाँ से गई ही नहीं थी और वो अपने हस्बैंड से बोलती है कि तुम इतने लेट क्यों आए हो। ईशाम की कोवर्कर राकेल अपने घर थी और हर चीज से वाकिफ हो चुकी थी जो भी बाहर चल रहा था। उसके हस्बैंड मैथ्यू की डेथ आज से 2 साल पहले कार क्रैश होने की वजह से हुई थी। वो उसकी डेथ को एक्सेप्ट कर चुकी थी और अब उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो अपने हस्बैंड को अपनी जिंदगी में वापस लाए या नहीं। नेक्स्ट डे ईशाम राकेल को बताता है कि मेरा बेटा मरने से पहले जैसा था वैसा ही है। वो ऐसे एक्ट कर रहा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। अब वो उसे मैथ्यू के बारे में पूछता है कि तुम्हारा क्या ख्याल है, लेकिन वो बात किए बगैर वहां से चली जाती है। अब टाउन काउंसिल कुछ दिनों बाद दोबारा मीटिंग बुलाते हैं। अब वो नौकरी और घरों के मसले पर बात करते हैं जो फ्यूचर में आने वाला एक बड़ा मसला था। अब मुर्दा लोग जो जिंदा होकर आए थे वो पहले की तरह फास्ट नहीं थे और ना ही अच्छे से बात कर सकते थे, इसलिए वो अपनी पुरानी जॉब्स के लिए फिट नहीं थे। अब वो ये भी डिस्कस करते हैं कि उन्हें बहुत से मसले हैं जैसे वंडरिंग, स्लीप डिस्टर्बेंस और मेंटल कंफ्यूजन, लेकिन किसी तरह भी उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना है। अब हम देखते हैं कि मैथ्यू अपनी पुरानी आर्किटेक्ट वाली जॉब में था। वो अपने काम में बहुत सुस्त था और सिर्फ यही था जो तब बोलता था जब उससे बात की जाए। राकेल अब भी उसे ढूंढने की कोशिश नहीं करती। अब कौंसल के लिए एक और मसला आ गया था क्योंकि वो लोग अब रात के वक्त जंगल की तरफ चल पड़ते थे। अब उन्हें लगता है कि वो कब्रिस्तान से मिलती जुलती जगह तलाश करते हैं या फिर मरने का जो तजर्बा उन्होंने किया शायद उसी वजह से वो ऐसा कर रहे हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डॉक्टर गार्डेड एक सेडेटिव मतलब सुकून के लिए मेडिसिन बनाता है जो सिर्फ उन्हीं लोगों पर असर करेगी। अब वो सिक्योरिटी गार्ड को भी समझा रहा था कि अगर वो बाहर जाए तो उसने क्या करना है। अब डॉक्टर उन सबको सोया हुआ देखता है, लेकिन तभी मैथ्यू ड्रेसअप होकर बाहर की तरफ निकलने लगता है। सिक्योरिटी गार्ड डॉक्टर को बताता है कि ये हर रोज इस वक्त अपने काम के लिए जाता है। डॉक्टर ये सुनकर काफी हैरान हो जाता है और फिर उसका पीछा करने लगता है।
जहाँ वो देखता है कि बहुत से मुर्दा लोग जो अब जिंदा हुए हैं वो मीटिंग कर रहे हैं। वॉचमैन उन्हें बताता है कि ये हर रोज ऐसे ही करते हैं। एक दिन राकेल काम से वापस अपने घर की तरफ जा रही थी, तभी वो देखती है कि मैथ्यू उसका पीछा कर रहा है। वो दोनों आपस में बात नहीं करते और घर की तरफ चल पड़ते हैं। डॉक्टर गार्डेट मैथ्यू को रोज देखता और उसे फॉलो करता। राकेल अपने हस्बैंड को देखती तो अजीब सी हो जाती है, इसलिए अपने रूम में रेस्ट करने के लिए जाती है। दूसरी तरफ लीडर के घर पर पार्टी थी ताकि वो मार्था को अपनी फैमिली से रीइंट्रोड्यूस करवा सके। पार्टी के दरमियान मार्था बातें खत्म करके एक जंगल की तरफ वॉक करने लगती है। उसकी केयर टेकर बताती है कि वो रोजाना रात को ऐसे ही करती है। लीडर उसके पीछे जाता है ताकि उसे वापस टेबल की तरफ ले जा सके, लेकिन वो आगे वॉक करती रहती है और कुछ नहीं कहती। दूसरी तरफ राकेल मैथ्यू से बात करती है और फिर उसे किस करने लगती है। वो दोनों इंटीमेट होते हैं जबकि डॉक्टर उस पर खिड़की से नजर रखे हुए था। अगली काउंसिल मीटिंग में एक लेडी बताती है इन लोगों का बॉडी टेम्परेचर आम लोगों से कम होता है, इसलिए इनको थर्मल कैमरास की जरूरत पड़ती है। अब टाउन काउंसिल ये डिसाइड करती है कि रिवाइव लोगों पर थर्मल कैमरा जो कि हार्ट बालून्स के साथ बांधे जाएंगे और पूरे टाउन में फैला दिए जाएंगे, उसकी मदद से उन पर नजर रखी जाएगी। ये इसलिए किया जा रहा था ताकि देखा जा सके कि टाउन के किस किस हिस्से में नाइट मीटिंग्स रखी जाती हैं और क्यों। अब सबसे पहली बात जो पता चलती है वो बहुत ही हैरान करती है कि तमाम रिवाइव्ड पीपल हर रोज तकरीबन 9 माइल्स तक पैदल चलते हैं। अब काउंसिल बोलती है कि अगर और इंफॉर्मेशन मिली तो रिवाइव्ड पीपल के बारे में और ज्यादा रिसर्च करी जाएगी और मीटिंग खत्म हो जाती है। दूसरे सीन में राकेल और मैथ्यू लेक के पास सन बाथिंग ले रहे थे। राकेल जो पहले मैथ्यू पर शक किया करती थी अब वो मैथ्यू के साथ कंफर्टेबल हो जाती है। लेक के अंदर तमाम रिवाइव्ड पीपल अपनी स्टिफनेस की वजह से इजीली पहचाने जा रहे थे। अब वो दोनों डॉक्टर गार्डेट से मिलते हैं। डॉक्टर राकेल को बताता है कि मैथ्यू तुम्हारे बिहेवियर की वजह से जल्दी रिकवर कर गया है। उसी रात राकेल की आंख शोर से खुलती है। जब वो अपने बैकयार्ड में देखती है तो वहाँ डॉक्टर उसके घर पे मौजूद था। डॉक्टर उसे बताता है कि मैं सिर्फ यहाँ इस हालत में तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ तुम क्या फील करती हो मैथ्यू के बारे में। फिर वो उससे पूछता है कि क्या तुम जानती हो मैथ्यू रात में जागकर अपने काम पर जाता है। राकेल उसे बोलती है कि उसे स्लीपिंग ट्रबल है और फिर उसे इंसिस्ट करती है कि मेरा हस्बैंड बिल्कुल नॉर्मल है। जब डॉक्टर वहाँ से चला जाता है तो राकेल रूम में आकर देखती है कि मैथ्यू जाग रहा है। वो उसे पूछता है क्या तुम किसी से बात कर रही थी। वो झूठ बोलती है कि नहीं। नेक्स्ट डे मैथ्यू अपना काम अपने बॉस को दिखाता है लेकिन उसकी रिपोर्ट की कोई सेंस ही नहीं बन रही थी। जब बॉस उसे उसकी गलतियां बताता है तो वो उसे कुछ समझ ही नहीं आ रही थी। अब उसे टेक्निकल पार्ट में भेज दिया जाता है जहां बहुत से ऐसे रिवाइव्ड लोग काम कर रहे थे। नेक्स्ट काउंसिल मीटिंग में ये बताया जाता है कि रिवाइव्ड पीपल जो सेमी नॉर्मल बिहेवियर दिखा रहे हैं वो सिर्फ उनकी इल्यूजन्स हैं। वो सिर्फ खुद को जिंदा होना दिखा रहे हैं और मरने से पहले की तरह बिहेव कर रहे हैं ताकि नॉर्मल लग सके, लेकिन वो बिल्कुल भी इस काबिल नहीं है कि उन्हें ये जॉब्स दी जा सके। रात के वक्त मैथ्यू तैयार होता है और राकेल को बताए बगैर काम पर चला जाता है। इस बार डॉक्टर भी सुनता है कि वो मीटिंग में किस बारे में बात कर रहे हैं। वो सब नॉर्मली आपस में बातें कर रहे थे। वो लोग टाउन के एरिया पर बने हुए एक मैप पर बात कर रहे थे। उसी रात सिल्वेन भी जाग जाता है और फ्रंट डोर को मारने लगता है ताकि बाहर जा सके। उसके पेरेंट्स इसके बारे में काफ़ी परेशान हो जाते हैं क्योंकि स्कूल वालों ने भी बोला था कि अपने बच्चे को किसी और स्कूल में डालो क्योंकि वो दूसरे बच्चों को डराता है। उसकी मोम रोने लगती है कि वो जो भी करना चाहता है सब उससे दूर होता जा रहा है। अब लीडर की वाइफ भी अपने घर से भागने वाली थी लेकिन उसका हस्बैंड उसे रोक लेता है। अगले दिन वो राकेल से अपनी वाइफ के बारे में बात करता है। वो उसे बोलता है कि मैं परेशान हूँ क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा कि मैं जागूंगा और मेरी वाइफ कहीं चली जाएगी, लेकिन राकेल बोलती है यही हमारी किस्मत है। अब वो सब जान गए थे कि रिवाइव्ड पीपल अपने घरों से भागना चाहते हैं ताकि इकट्ठे हो सकें, लेकिन अभी तक कोई समझ नहीं पाया था कि वो रात की मीटिंग में किस बारे में बात करते हैं। अब राकेल डॉक्टर के पास जाती है और कहती है मैं आपकी कैसे मदद करूं कि मैथ्यू वापस नॉर्मल हो जाए, लेकिन डॉक्टर बोलता है कि वो वैसे नॉर्मल नहीं हो सकता जैसे मरने से पहले था। ज्यादा से ज्यादा तुम उसे वो सब याद दिला सकती हो जो सब उसके मरने से पहले हुआ था। अब डॉक्टर राकेल को एक क्लिप दिखाता है जिसमें मैथ्यू बोल रहा था कि वो राकेल से 2 हफ्ते पहले मिला जबकि वो 2 साल पहले मर चुका था। राकेल तमाम उम्मीदें खत्म कर देती है कि वो अपने हस्बैंड को नॉर्मल नहीं कर सकती। जब वो घर आती है तो देखती है मैथ्यू घर नहीं था। अब सिक्योरिटी गार्ड मैथ्यू का पीछा कर रहा था। वो देखता है बहुत से रिवाइव्ड पीपल एक फील्ड में थे। वो उन्हें बोलता है कि चलो यहाँ से। उसी वक्त पास से एक बड़े धमाके की आवाज आती है। ये सब उन रिवाइव्ड पीपल ने किया था
उन्होंने शहर के कुछ हिस्सों में धमाके किए थे। वो तमाम लोग रोड की तरफ भागते हैं और टनल की तरफ जाने लगते हैं। लीडर भी बाहर अपनी वाइफ को ढूंढने के लिए निकला हुआ था। अब वो उसे देख लेता है और जबरदस्ती कार में बिठाने लगता है। बाकी रिवाइव्ड पीपल उन्हें जाने से रोक लेते हैं। मार्था अपने हस्बैंड से पूछती है, क्या तुम भी थक गए हो? जब वो उसे जवाब नहीं देता तो वो उसे बोलती है, क्या तुम हमारे साथ आना चाहते हो? मार्था को लगता है कि शायद वो मरने वाला है। वो उससे आराम आराम से बात ही कर रही थी तो वो भी मर चुका था और उन्हीं के साथ शामिल हो जाता है। दूसरी तरफ ईशाम के घर सिल्वैन अभी भी घर से बाहर जाने की कोशिश करता है। उसकी मोम बोलती है कि हमें इसे जाने देना चाहिए, लेकिन ईशाम उसे हमेशा अपने साथ रखना चाहता है। अभी वो बात कर ही रहे थे कि सिल्वैन सेकंड फ्लोर से नीचे गिर जाता है। वो दोबारा खड़ा होता है और एक रिवाइव्ड मैन जो उसका वेट कर रहा था उसके साथ चल पड़ता है। अब आर्मी वाले रिवाइव्ड पीपल पर केमिकल डालने लगते हैं जिससे वो परमानेंट कोमा में चले जाते हैं और फिर आर्मी वाले टनल की तरफ जाने लगते हैं ताकि बाकी रिवाइव्ड लोगों को देख सके। अब मैथ्यू वापस राकेल के पास आता है और उसे अपने कार एक्सीडेंट के बारे में बताने लगता है। वो उसे याद दिलाता है कि हम दोनों में लड़ाई हुई थी और मैं गुस्से में अपनी कार में चला गया था। जब मैं घर वापस आया तो तुम नहीं थी। मैं तुम्हें ढूंढने के लिए गया था, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था, तभी मेरा एक्सीडेंट हुआ था। राकेल ये सुनकर बहुत ज्यादा रोने लगती है। वो भी उसका टनल की तरफ पीछा करने लगती है और रोते हुए उसे किस करती है। वो अंधेरे में गायब हो जाता है। अगले दिन सुबह रिवाइव्ड पीपल की डेड बॉडीज को उठाकर आर्मी वाले उनकी कब्रों पर ले जाते हैं और वो डेड बॉडीज फौरन गायब हो जाती हैं और मूवी यही खत्म हो जाती है। कैसी लगी आप लोगों को आज की वीडियो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करो और अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू वांट टू वॉच दिस मूवी और सीजन, द लिंक्स आर इन डिस्क्रिप्शन बिलो. Please like, subscribe and comment, and if you want to watch more, hit the bell icon.